मलकापुर गांव में प्रभाकर नाम का एक कांस्टेबल रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, पर तीसरे बेटे की अभी भी शादी नहीं हुई थी, जिसका नाम था सागर। सागर को कई रिश्ते आए, पर मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मुझे और सुंदर लड़की चाहिए, इस तरह के बहाने वो बनाता रहा। प्रभाकर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन प्रभाकर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर के लिए स्कूटर पर रवाना हुआ। जब प्रभाकर जंगल के रास्ते आ रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा कि रोने की आवाज आ कहां से रही है। तभी उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे रो रही है। प्रभाकर उसके पास गया। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रही हो, और रो क्यों रही हो? मेरा नाम प्रिया है। मैं देवगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी अब नहीं रहे और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं नौकरी की तलाश में निकली थी और गुम हो गई। डरो मत बेटी, मैं हूं ना। तुम मेरे घर चलो और मेरे घर काम करो। जब तक चाहिए तब तक रहो, और मैं तुम्हें पगार भी दूंगा। आओ चलो, स्कूटर पर बैठो। प्रभाकर ने प्रिया को स्कूटर पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद प्रिया एक चुड़ैल में बदल गई। इस बात से अनजान प्रभाकर स्कूटर चलाता रहा और स्कूटर का स्पीड अचानक कम हो गया। प्रभाकर ने सोचा कि स्कूटर की हवा तो नहीं कम हो गई। जैसे तैसे प्रभाकर घर आता है और घर वालों से प्रिया का परिचय कराता है। उसे देखते ही सागर को उससे प्यार हो जाता है। प्रिया हर रोज कुएं से पानी निकालना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, इन जैसे घर के सारे काम करने लगी। प्रिया का काम देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए। और ऐसे ही एक दिन, प्रिया, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया बिना कुछ बोले शर्माकर वहां से चली गई। दिन भर लड़की की तरह रहने वाली प्रिया रात को जब सब सो जाते तो चुड़ैल के रूप में बदल जाती थी। फिर गांव में जाकर गाय, बैल, बकरी, मुर्गी ऐसे प्राणियों को पकड़ कर लाती थी और खा जाती थी। उनकी हड्डियों को वो पलंग के नीचे छुपाती थी। पिताजी, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे प्रिया जैसी सुंदर और समझदार लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। प्रिया का परिवार बहुत तकलीफ में है, और अगर तुम प्रिया से शादी करोगे तो उनकी तकलीफ भी जरा कम हो जाएगी। और वैसे भी प्रिया मुझे बहू के रूप में बहुत पसंद है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है बेटा तुमने। अगले दिन प्रभाकर प्रिया के पास जाता है। प्रिया बेटा, सागर तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें भी मंजूर है तो अपने पिताजी का पता बताओ, मैं उनसे मिलकर शादी की बात करता हूँ। वो पिताजी का नाम है हीरालाल। हमारा घर हनुमान मंदिर के पास है। घर के पास एक पीपल का पेड़ है। प्रभाकर अपनी स्कूटर लेके देवगढ़ के लिए निकल पड़ता है और जाकर प्रिया के घर का पता पूछने लगता है। लेकिन सभी गांव वाले प्रभाकर को बताते हैं कि ऐसे नाम का कोई आदमी इस गांव में रहता ही नहीं। शाम होते ही प्रभाकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। गांव के पास जाते ही प्रभाकर को बकरियों की आवाज आती है। वो देखता है कि एक चुड़ैल उनमें से एक बकरी को उठाकर ले जा रही है। प्रभाकर चुपके से उस चुड़ैल का पीछा करता है। जब चुड़ैल को अपने ही घर में जाते देखा तो प्रभाकर दंग रह गया। प्रभाकर घर की खिड़की से झांक कर देखने लगा। चुड़ैल ने फिर से प्रिया का रूप ले लिया और वो अपने पलंग पे सो गई। पलंग के नीचे ढेर सारी हड्डियां दिखाई दे रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मांत्रिक जी से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन प्रभाकर मांत्रिक के पास जाकर उसे सब घटी बात बताता है। लगता है ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। मांत्रिक प्रभाकर के कान में कुछ कहकर एक बोतल प्रभाकर को देता है। प्रभाकर वो बोतल लेकर घर आता है और अगले दिन सब घर वालों के सामने, ये बोतल एक चमत्कारी बोतल है, मुझे मेरे दोस्त ने दी है। कोई भी अगर इस बोतल के अंदर जाकर कुछ इच्छा व्यक्त करे तो वो जरूर पूरी होती है। अच्छा मजाक किया है आपके दोस्त ने आपके साथ पिताजी। बोतल के अंदर भी कोई जा सकता है क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है तो रहने दो, मैं किसी और को दे दूंगा, शायद किसी के काम आ जाए। उस रात प्रिया नींद से जागकर चुड़ैल के रूप में बदल गई। ये सब प्रभाकर खिड़की में से छुपके से देख रहा है। अब चुड़ैल बोतल के पास गई। मैं इस चुड़ैल की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं बोतल के अंदर जाकर मानव जन्म की कामना करती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल छोटी हो जाती है और बोतल में चली जाती है। तभी प्रभाकर तुरंत दौड़ता हुआ आकर उस बोतल को बंद कर देता है और बाद में प्रभाकर अपने परिवार को वो बोतल दिखाकर सब कुछ बता देता है। प्रभाकर गांव के बाहर जाता है और एक खाई में उस बोतल को फेंक देता है।
और बाद में सागर की शादी एक सुंदर लड़की के साथ बड़े धूमधाम में करवाता है। प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है। काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर, ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगे? तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं। जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों के खरीदी की रिसिप्ट खो दी है, या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसिप्ट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2,000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे, जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है। उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहां आती है। बेटा क्या हुआ, कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2,000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए। ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है। उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी।
मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं? अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई।
डाकिया वहां से निकलता है। तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा।